तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीप इंडिया आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई इसमें हम लोग को ऑन लिस्टिंग असल में क्या करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, बेसिकली मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव लिस्ट हुआ 5, 7, 10 या 12% ऊपर लिस्ट हो गया, उस केस में क्या हम लोग को लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। या फिर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव लिस्ट हो गया, तो हम लोग को क्या इसमें और क्वांटिटी ऐड करना चाहिए या फिर लॉस काट के निकल जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और किसी भी आईपीओ का लिस्टिंग के पहले उसके ऊपर कमेंट्री करना वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ व्यू इज़ लाइक किसी को लगता होगा कि भाई कल को वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, समझ रहे हो, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मे बी ट्रू, मे बी नॉट ट्रू, और मे बी जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी टाइप ऑफ स्टफ। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड सबसे पहले अगर हम लोग इसका जीएमपी का बात करें तो वो अभी के टाइम में अराउंड 8.8 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, बट आप लोग को याद होगा कि हमारा एक चैनल ऐसा रहा है जो कि कई बार बेकार से बेकार आईपीओ को भी बोला है कि भाई अप्लाई करो, और धप से वो लोग पॉजिटिव लिस्ट हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा खासा ऊपर लिस्ट हुआ है, जैसे कि पीछे अभी रिसेंट एग्जांपल मणिपाल का देखने को मिला है आपको। मतलब कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि हमने पैसा ले लिया है मणिपाल वालों से आप लोगों को ये रेकमेंड करने के लिए कि भाई मणिपाल में अप्लाई कर दो, बट जब वो लिस्ट हुआ था सबका मुंह बंद हो गया। एनीवेज, हम लोग लीव के बारे में बात करते हैं। तो इसका जीएमपी में आपको बता दिया, बट स्ट्रैटेजी क्या बनता है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार इसका फंडामेंटल्स ना इतना सही नहीं है। मतलब ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू वगैरह बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड कंपनी का पैट भी बढ़ रहा है उसी स्पीड से, लगभग जिस स्पीड से रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का एबिटा भी बढ़ ही रहा है। तो नेट अगर आप देखोगे ना, तो इन सब कंपनी को पैट के हिसाब से तो देखना ही नहीं चाहिए, यानी कि पी रेशियो के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। इन लोग को हमेशा एबिटा के हिसाब से देखना चाहिए। एंड अगर हम लोग एबिटा के हिसाब से देखें तो कंपनी अराउंड 50% प्लस का ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन करके चल रही है। अगर आप रिसेंट डेटा देखोगे तो पूरा एग्जैक्टली आप बोल सकते हो 52 या 53% का ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी निकाल रही है, जो कि बहुत बड़ा बात है। लेकिन फिर आप पूछोगे कि यार पैट इतना कम क्यों हो गया। पैट इसलिए कम हो गया क्योंकि भाई कंपनी ने लोन बहुत ज़्यादा ले रखा है। तो जो पैट निकलता है ना, इसमें लोन का इंटरेस्ट का खर्चा भी हटाया, मतलब एबिटा से हटाया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन हटाया जाता है, फिर टैक्स को हटाया जाता है। सब कुछ काट कूट के आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है। इसलिए ना, जो कोई एसेट हैवी बिजनेस होती है ना, क्योंकि उनको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ता है, एबिटा से डेप्रिसिएशन को भी हटाया जाता है। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन उन लोग को बहुत ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, तो उन लोग का पैट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू देयर एबिटा। ठीक है, सो वो एक तो इशू होता है ऐसे बिजनेस के साथ, एंड इसलिए बोला जाता है कि इसको एबिटा के हिसाब से देखो। और इसका एबिटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई है। और ये असल में हाई क्यों है बताऊँ क्या, क्योंकि यार इनका बिजनेस मॉडल ही उस टाइप का है जिस वजह से इनका एबिटा हमेशा हाई रहेगा। ये जो आप इनका टोटल इनकम देख रहे हो ना, ये क्या है पता है क्या, ये इनकम ये लोग कोई माल बेच के सप्लाई करके नहीं कमाए। ये इनकम ये लोग भाड़ा का इनकम है इन लोग का। अब मान लो कि आपका घर बनाया हुआ है, ठीक है, आप एक तो घर बनाए और उसको भाड़ा पे चढ़ा दिए, तो आपका मान लो साल को 10 लाख रुपया भाड़ा आया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, साल का 10 लाख रुपया भाड़ा आया, तो भाई वो तो पूरा का पूरा आपका एबिटा 10 लाख के आसपास बन जाएगा। या फिर चलो मान लेते हैं कि घर में थोड़ा बहुत पेंटिंग करवा दिए, कहीं पे कुछ पत्थर वगैरह निकल गया, रिपेयरिंग वगैरह किए, तो साल का आप 3 लाख खर्चा भी कर दिए, तो फिर भी 10 लाख में से 7 लाख रुपया पूरा आपका एबिटा बन जाएगा। 3 लाख रुपया वो सब छोटा मोटा रिपेयर्स का, समझ रहे हो, तो उस केस में आपका एबिटा 70% बन जाता है। तो असल में ये कंपनी करती क्या है ना, कंपनी कैरेट्स को, मतलब वो जो फल के दुकान में बास्केट देखे होगे जिसमें फल वगैरह रखते हैं, उसको भाड़े पे चढ़ाती है, और पैलेट्स को भाड़े पे चढ़ाती है। पैलेट क्या होता है ना, एक तो लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जो कि एज अ बेस रखा जाता है, उसके ऊपर वो लोग बहुत सारा सामान को लोड करते हैं। वो पैलेट को इसलिए यूज़ करती है कंपनीज ताकि उनका सामान सेफली ट्रांसपोर्ट हो जाए, क्योंकि पैलेट में ऐसा सिस्टम रहता है कि जो मशीन्स होती है ना, मतलब जो कि डिज़ाइन करी जाती है पैलेट को पकड़ने के लिए, वो मशीन आराम से पैलेट में अपना ग्रिप बना के सामान को बिना नुकसान पहुंचा हटा सकती है। समझ रहे हो बात को। जो ऐसा सामान होता है जो कि अगर गिर गया या फिर बहुत कोई फिजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत बड़ा आ गया, तो वो सब डैमेज हो जाएंगे। तो वो सब कंपनीज क्या करती है ना, मतलब जो इस टाइप का सोफिस्टिकेटेड सामान बना रही हो, वो लोग पैलेट का ऑर्डर करते हैं कि भाई तुम लोग पैलेट दे दो, हम लोग जो कैपेबल मशीन्स होंगी उसको लगाएंगे और उसका यूज़ करके पैलेट के थ्रू ही अपना सामान उठाएंगे, ताकि हमारे सामान से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो किसी भी चीज़ का, और हमारा सामान सेफ रहे। तो वो जो पैलेट होता है नीचे का, वो लकड़ी का बना होता है, वो कोई ऐसा कोई तोड़ फोड़ काम नहीं है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो पैलेट भी कंपनी रेंट करती है। तो इन लोग का एबिटा हाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन लोग का टोटल भाड़ा का कमाई है। तो ये एबिटा में फिर आप पूछोगे कि भाई एबिटा इनका भी 60-70% होना चाहिए था, उतना क्यों नहीं है। उतना इसलिए नहीं है क्योंकि यार कंपनी को सैलरीज भी तो देना है ना, कंपनी सैलरी देगी अपने लोगों को, और
मेनली इन लोग का सैलरी का ही खर्चा आता है और तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इनका एबिटा इतना हाई है, समझ रहे हो। तो इतना कोई चौंकने वाला बात नहीं है कि अरे इतना हाई एबिटा, कंपनी का मॉडल ही ऐसा है कि भाई इनका एबिटा टेक्निकली हाई ही रहेगा, समझ पा रहे हो बात को। और आगे अगर हम लोग चल के देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू था, अ, अगर आप देखोगे तो फ्रेश इशू का ही हम लोग बात करते हैं। ये ओ एफ एस 2,000 करोड़ का है तो छोड़ दो, क्या बात करेंगे। कंपनी वाले एक एक दो दो रुपये में अपना माल बेच के, एक एक दो दो रुपये में खरीदे थे और अभी दो दो सौ मतलब 159 रुपीज़ में अपना माल बेच रहे हैं। बट एनीवेज हम लोग फ्रेश इशू के बारे में बात करते हैं जो 480 करोड़ का रहने वाला है। तो कंपनी वाले थोड़ा बहुत अपना लोन वगैरह चुकती करेंगे 360 करोड़ का। तो 1,000 करोड़ में से 360 करोड़ अगर ये लोग चुका देते हैं तो उसके बाद इन लोग का जो बोरिंग्स है वो 30% से कम हो जाएगा। बट स्टिल कंपनी फिर भी डेट रिडन कंपनी रहेगी, ठीक है। हालांकि आप अगर इनका आरओई देखोगे तो वो भी बहुत कम है, लेकिन आरओई कम होने का रीज़न ये है कि यार कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक है। आरओई निकालने के लिए क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, ब्रदर नेट प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखा जाता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ रखा जाता है रिजर्व्स और इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी तो लिखा हुआ नहीं है, रिजर्व 678 करोड़ का है, तो इक्विटी चल रहा है, रिजर्व्स और इक्विटी मिला के हम लोग एक बार मान लेते हैं कि 750 करोड़ है, ठीक है। तो 750 करोड़ नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा 62 करोड़। तो अगर आप नेट करके देखोगे तो वही 7 साढ़े 7 पॉइंट के आसपास आरओई निकल के आ जाएगा। तो इसी वजह से इनका आरओई बहुत कम है। तो आरओसी ही जनरली देखना नहीं चाहिए, ऐसे बिजनेसेस में आरओई देखना चाहिए। बट आरओई का कोई टेंशन इतना नहीं है, क्योंकि यार कंपनी का अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट वैसे ही कम हो रखा है। तो क्यों कम हो रखा है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सो आरओई का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब एसेट हैवी बिजनेस है, तो डेप्रिसिएशन इन लोगों को काटना पड़ता है। एंड डेप्रिसिएशन असल में खर्चा थोड़ी ना होता है भाई, वो कोई खर्चा नहीं होता। उसको बस आप पीएनएल में डालते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि यार तुम लोग अपना खर्चा को कम कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ कर रखा है उतना मैं अगर डीप में जाऊंगा तो ये अकाउंटिंग का क्लास हो जाएगा, उतना हम लोग नहीं दिमाग लगाते हैं, ठीक है। सो नेट अगर हम लोग देखें तो कंपनी ठीक ठाक ही है, फंडामेंटली नॉट दैट बैड नॉट दैट ग्रेट। बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मैं बोलूंगा एवरेज फंडामेंटल से इसका। लेकिन इसमें खास बात क्या है पता है क्या, इसका बिजनेस मॉडल। क्योंकि ये जो पैलेट्स को भाड़े में देने का, कैरेट में भाड़े में देने का जो काम है ना, कंपनी का इस बिजनेस का 95% मार्केट शेयर में ओनरशिप है, यानी कि 95% मार्केट शेयर फॉर द टाइम बिंग कंपनी के पास है इस बिजनेस का। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों को ये चीज़ नेगेटिव लग सकता है कि भाई 95% का मार्केट शेयर है, यानी कि तो यहाँ से कंपनी और ग्रोथ कर ही नहीं सकती। ऐसा बात नहीं है, कंपनी का ना क्या बेनिफिट मिलेगा अब इसको। अब ना इसका मार्केट बड़ा होगा तो पूरा का पूरा फायदा यही कंपनी लेके जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग जोमेटो का बात करें, जब जोमेटो सबसे पहले फूड डिलीवरी में घुसा था उसके पास तो 100% मार्केट रहा होगा, क्योंकि उसके पहले कोई भी इतना लार्ज स्केल में फूड डिलीवरी बिजनेस में घुसा नहीं था। वो जब घुसा उसके बाद उसको देखा देखी बहुत जन घुस गए। तो अभी के टाइम में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? जोमेटो ही है। भले ही उसका कॉम्पिटिटर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब शायद से उनके पास उतना मार्केट शेयर नहीं है जितना 10 साल पहले था। उन्होंने भी मार्केट शेयर अपना लूज ही किया है, समझ रहे हो। तो ये तो नेगेटिव हो गया मार्केट शेयर लूज होना, तो नहीं, वो नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई इन लोग का मार्केट बहुत बड़ा हो गया। वो बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे प्लेयर्स घुसे। अब ना जोमेटो का मार्केट शेयर कम हुआ, अब मार्केट उसको पॉजिटिवली देखेगा कि भाई जोमेटो के पास अब स्कोप है और ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप्चर करने का। बट ऑब्वियसली जोमेटो इज नॉट अ गुड स्टॉक फॉर द टाइम बिंग। वो क्यों गुड नहीं है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग नेट ऑफ करके देखें तो कंपनी के पास 95% जो मार्केट शेयर है ना, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये मार्केट बाय इटसेल्फ बहुत छोटा है। इंडिया में मात्र 700 करोड़ का धंधा है, ठीक है। 700 करोड़ का ये लोग भाड़ा कमा रहे हैं, 95% मार्केट शेयर ये लोग क्लेम करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे, दुबई में या फिर यूएई या जो भी, उन लोग का अलग ही तामझाम चलता है। मेरे को समझ में नहीं आता वो लोग, कोई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलता है, कोई दुबई बोलता है, कोई अलग अलग उन लोग का मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो आप लोग यही समझ लो, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जो कि पेट्रोल बेच बेच के अमीर हो गई, उन्होंने उनके ऊपर अल्लाह ने दया कर दिया और उनको पेट्रोल दे दिया बहुत सारा, उन कंट्रीज का बात हो रहा है। उन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो उनका पैलेट का मार्केट बहुत बड़ा है, समझ रहे हो, एज कम्पेयर टू इंडिया। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे, जिन्होंने पूरा दुनिया पे लूट लूट के पूरा बंटाधार कर दिया और आज खुद ही इतने उछलते रहते हैं कि भाई देखो हम ही ने सब कुछ किया है, जबकि दूसरों को लूट के किया है जो भी किया है। वहाँ पे भी पैलेट का मार्केट बहुत बड़ा है और इंडिया में पैलेट्स का मार्केट बहुत छोटा है, मतलब रेंटल, पैलेट रेंटल का। तो ये मार्केट अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्ट बेनिफिशियरी लीप इंडिया होगा। लेकिन ना ये बिजनेस में एक प्रॉब्लम भी है, ये बहुत ही बेसिक बिजनेस है। मतलब यार कंपनी क्या कर रही है, लकड़ी का पैलेट ही तो बना रही है। तो जिस कंपनी को दरकार होगा वो क्यों अपना एक्स्ट्रा खर्चा सर पे मारेगी, समझ रहे हो बात को। वो लोग खुद ही बनवा लेंगे ना। एक पैलेट कितना रुपए का पड़ता होगा यार? ज़्यादा 2 लाख 3 लाख का पड़ता होगा। जिंदगी भर उसके ऊपर भाड़ा देने से अच्छा ये है कि खुद ही एक तो खरीद लो,
कितना पैलेट का दरकार पड़ जाएगा कंपनी को? 10,000 पैलेट, 20,000 पैलेट, उससे ज़्यादा तो दरकार नहीं पड़ेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें कोका कोला जैसी कंपनी, अगर उनको 1,000 पैलेट भी चाहिए तो 2 लाख रुपए एक पैलेट का भाव पकड़ लो, तो 2 लाख इंटू 1,000 अगर आप लोग करोगे कितना होगा? 2 करोड़ रुपया होगा। 2 करोड़ ही होगा ना? हाँ हाँ, 2 करोड़ रुपया होगा। तो क्या उनके पास 2 करोड़ रुपए का पैलेट खरीदने का पैसा नहीं होगा? तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड अगर किसी कंपनी को 10,000 पैलेट चाहिए तो 20 करोड़ का खर्चा है। तो ये बहुत ही इजी सा बिजनेस है। कंपनीज क्यों प्रेफर करेगी भाड़े में लेना? इट इज अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलने वाला था मैं, इट इज वेरी दैट काइंड ऑफ स्टफ कि यार कंपनी भाड़े में क्यों लेंगे। एक सेकंड में गलत तो नहीं बोल दिया? 1,000 इंटू 2 लाख कितना होगा? 20 करोड़ या 2 करोड़? एक सेकेंड, 1,000 इंटू 2 लाख 20 करोड़। हाँ, अगर जैसे कि अगर आप देखोगे तो कोका कोला, पेप्सी जैसी कंपनीज होती है जिन लोग को ज़्यादा पैलेट्स का दरकार पड़ता है, तो वो लोग, क्योंकि उन लोग का कांच का बॉटल रहता है तो वो लोग पैलेट का यूज़ करते हैं। तो अब ये लोग क्या 20-20 करोड़ रुपए दे नहीं सकते हैं पैलेट बनवाने के लिए? समझ पा रहे बात को? वो लोग क्यों जिंदगी भर का भाड़ा अपना देना प्रेफर करेंगे? पहले मैं 2 करोड़ बोल दिया था, गलती से 20 करोड़ है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो नेट ऑफ करके अगर हम लोग देखें तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या बनता है? लिस्टिंग स्ट्रैटेजी यही बनता है कि अगर पॉजिटिव लिस्ट हो तो मैं एक बार के लिए माल बेच के निकल जाऊंगा, लेकिन अगर नेगेटिव लिस्ट हुआ ना तो मैं इसको थोड़ा दिन होल्ड करूंगा। दैट इज फॉर श्योर, मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि जो इतना लंबा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसका रीज़न ये है कि भाई शॉर्ट टर्म में बिजनेस अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस इतना अच्छा नहीं लगता है मेरे को। बट 2 से 4 साल के लिए बिजनेस मेरे को अच्छा लगता है। अगर ये नेगेटिव लिस्ट हुआ तो मैं इसमें पक्का होल्डिंग करने वाला हूँ, लॉस काट के नहीं निकलूंगा। लेकिन नया माल मैं हड़बड़ी में ऐड नहीं करने वाला हूँ। 15,000 का एक लॉट मिला है मेरे को। मैंने पहले सोचा था कि यार मैं ये तो रिटेल में अंडर सब्सक्राइब रहने वाला है, तो एक काम करता हूँ, एक ही अकाउंट से 7-8 लॉट के लिए अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन फिर बाद में पता नहीं कि रिटेल को क्या भूत चढ़ा, रिटेल ने पूरा भर दिया। मणिपाल पीछे पॉजिटिव लिस्ट हुआ था, तो उसको देख के रिटेल को जोश आ गया होगा। तो क्योंकि रिटेल पूरा भर गया तो मेरे को 6 पे से एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिला। तो वही वाला बात है, तो एक 15,000 वाला लॉट मिला है, तो अगर ये नेगेटिव लिस्ट होता है तो मैं इसको सेल नहीं करूंगा, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नेगेटिव लिस्ट होगा। बट अगर ये पॉजिटिव लिस्ट हुआ तो मेरे को लगता है कि अगर ये 10% के आसपास पॉजिटिव लिस्टिंग दे दिया ना, तो एक बार आप इसको बेच के निकल सकते हो। बिकॉज फिर कंपनी का जो वैल्यूशन है 7,000 करोड़, अगर ये 10% का देता है तो इसका मार्केट कैप टू सेल्स लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास का हो जाएगा। सो देखो, अभी भी कंपनी महंगा ही है, कोई सस्ता नहीं है। 10 गुना का मार्केट कैप टू सेल्स ये लोग डिमांड कर रहे हैं। सस्ता नहीं है बिल्कुल भी, महंगा ही है। ऐसी कंपनीज का बिजनेस देखते हुए ऐसा लगता है कि इन लोग को 3,500 करोड़ के मार्केट कैप में अपना आईपीओ लेके आना चाहिए था। बट स्टिल ठीक है, इन लोगों को ये रहा होगा, इन लोगों को लगता होगा कि हम लोग भाड़ा दे दे के करोड़पति बन जाएंगे। ऑब्वियसली लोग करोड़पति ऑलरेडी बने हुए हैं, बट बिजनेस इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं मेरे हिसाब से तो। बट स्टिल शॉर्ट टर्म में बिजनेस अच्छा कर सकता है, क्योंकि जब तक कंपनीज को माथापची नहीं करना तब तक ये लोग भाड़े में ही लेते रहेंगे। जैसे इन लोगों को लगेगा कि भाई भाड़े का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कंपनीज जो है खुद ही पैलेट बना के यूज़ करना चालू करेगी। बट एनीवेज इतना ही रखते हैं यार। आई होप आप लोगों को मेरा लिस्टिंग स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। अगर नेगेटिव लिस्ट होता है तो मैं नहीं बेचूंगा, पॉजिटिव लिस्ट होता है तो 10% या उससे ज़्यादा का अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हो गया तब मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा। अगर 10 पॉइंट के नीचे लिस्ट होता है, मान लो कि 8.5-9 पॉइंट पे लिस्ट हो गया, तब भी मैं बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन ड्रास्टिकली नीचे लिस्ट हो गया, पता चला कि 6% पॉजिटिव लिस्ट हुआ है, तब मैं थोड़ा दिन इसमें होल्ड करूंगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।